तो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही हम कर यहाँ पर कर क्या रहे हैं। हम यहाँ पर 69th हमारा जो बीपीएससी का मेंस होने वाला है, उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं उस पर हम बिल्कुल बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में उस पर चर्चा करने वाले हैं। उसका एडवांटेजेज, हर टॉपिक का हर एक डायमेंशन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीका से आ जाए तो आपसे छूट नहीं पाएगा भाई। शॉर्ट आंसर हो, लॉन्ग आंसर हो, किसी भी तरीका का क्वेश्चन आपसे नहीं छूट पाएगा। सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, और वीडियो को शेयर कर दो मेरे भाई। ठीक है, चलिए सबसे पहले डिक्लेरेशन मैं बता देता हूँ कि ये जो आपका जो कंटेंट तैयार किया गया है, इसमें मेनली दृष्टि आईएएस का जो आपका दृष्टि आईएएस का जो पूरा नोट्स है वहाँ से उठाया गया है, और उसके बाद आईएएस पार्लियामेंट करके एक वेबसाइट है, वहाँ से भी कुछ नोट्स उठाया गया है, और बाकी कुछ एडिटिंग वगैरह है जो अननेसेसरी थिंग्स थे, अननेसेसरी डेटा थे, उसको एडिट किया गया है, डिलीट किया गया है। ठीक है, कुछ ऐड भी किया गया है। तो ये अपना डिक्लेरेशन हो गया। अब चलिए आते हैं, हमारा मुद्दा क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का हम बात करें, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का। चलिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स वैसे तो एक ऐसा कुछ, देखिए कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं ना जो एवरग्रीन टॉपिक्स होते हैं, जो हर साल हर महीना चर्चा में होता है। जैसे वन नेशन वन इलेक्शन, यानी साइमल्टेनियस इलेक्शन, ये हर बार चर्चा में ही रहता है। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स हमेशा चर्चा में रहेगा। क्राइम इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ये सब ऐसे इशूज है ना पॉलिटिक्स के अंदर जो हमेशा न्यूज में रहते हैं। इसका कोई वो नहीं है कि ये करंट है या स्टैटिक है, एक तरह से कहो तो ये स्टैटिक ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात की इलेक्ट्रल बॉन्ड्स है क्या, ये चर्चा करेंगे। इसके क्या क्या फीचर्स हैं वो बात करेंगे, इसका एडवांटेज क्या है, वो डिसएडवांटेज क्या है, वो और वे फॉरवर्ड क्या होगा, इसकी बात करेंगे, और कुछ रिपोर्ट्स की इसमें बात करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रल बॉन्ड सिस्टम का जब अगर आप इंट्रो लिखेंगे ना, तो इसमें लिखेंगे कि 2017 के अंदर, 2017 के अंदर फाइनेंस बिल के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, और 2018 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। ये आपका बेहतरीन इंट्रोडक्शन हो सकता है। क्यों? It is a means for individuals and entities to make donations to registered political parties। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज को ही इलेक्ट्रल बॉन्ड से डोनेशन दिया जा सकता है, अनरजिस्टर्ड को बिल्कुल नहीं। ठीक है, वाइल मेंटेनिंग डोनर एनोनिमिटी। ये एक इसका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कि डोनर एनोनिमिटी। डोनर कौन है? डोनर जो है ना, वो पता ही नहीं चलेगा किसी को, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी को पता चलेगा, और जो बैंक है एसबीआई उसको पता चलेगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं फीचर्स पर कि इलेक्ट्रल बॉन्ड जो पूरा सिस्टम है इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। पहली बात कि एसबीआई ही एकमात्र ऐसा ऑथराइज्ड बैंक है जो इलेक्ट्रल बॉन्ड को इशू करता है, और इसका डिनोमिनेशन क्या होगा? 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़। ये बिल्कुल एक सीरीज है, आप देख लीजिए। स्टार्ट होता है 1,000 रुपया से, 1,000 रुपया से कम कर आपका इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं आता है, और मैक्सिमम लिमिट जो है वो 1 करोड़ है। 1,000 में 10 से मल्टीप्लाई करो, 10,000 आ जाएगा। 10,000 में 10 से मल्टीप्लाई करो, 1 लाख आ जाएगा। फिर 1 लाख में 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 लाख आ जाएगा। 10 लाख में 10 से मल्टीप्लाई करो, 1 करोड़। तो हो क्या रहा है, एक सीरीज चल रहा है जिसमें 10 से आप मल्टीप्लाई करते चले जाओ। मैक्सिमम 1 करोड़ और मिनिमम 1,000 आपको याद रखना है। पेबल टू बियरेबल ऑन डिमांड एंड इंटरेस्ट फ्री। ठीक है, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज को दिया जाएगा इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, ये पॉलिटिकल पार्टीज कभी भी इनको इनकैश कर सकती हैं। ठीक है, और ये इंटरेस्ट फ्री होगा 15 दिन के अंदर, चूंकि इसको करना होता है पॉलिटिकल पार्टीज को इनकैश। ठीक है, कैन बी परचेज बाय इंडियन सिटीज और एंटिटीज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। जो इंडिया में एस्टेब्लिश हुए हैं एंटिटीज या जो इंडियन सिटीजन हैं, वो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को परचेज कर सकते हैं एसबीआई के ऑथराइज्ड ब्रांचेस से। ठीक है, इट कैन बी बाउट इंडिविजुअली, आप चाहें तो अकेले अपने दम पर ले सकते हैं, या फिर आप किसी दूसरे इंडिविजुअल के साथ मिलकर भी बॉन्ड को ले सकते हैं। 15 दिन के अंदर जो इशू, जिस दिन इलेक्ट्रल बॉन्ड को इशू किया गया, जिस दिन खरीदा गया है, उसके 15 दिन के अंदर, इसके 15 दिन के भीतर, वर्किंग डे, उसके भीतर अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं इसको इनकैश करवाती है तो फिर ये खत्म हो जाएगा, इसका वैलिडिटी। ऑथराइज्ड इशूअर मैंने बताया दिया, एसबीआई इज द सोल ऑथराइज्ड इशूअर। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स आर इश्यूड थ्रू डेजिग्नेटेड एसबीआई ब्रांचेज। हर ब्रांच में आपको नहीं मिलेगा, कुछ सेलेक्टेड ब्रांचेज होते हैं, वहीं पर इलेक्ट्रल बॉन्ड्स आप खरीद सकते हैं जाके। एलिजिबिलिटी क्या है, क्या हर पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्ट्रल बॉन्ड मिल सकता है? नहीं जी। इसका आप समझिए कि सेक्शन 29A जो होता है ना, आरपीए 1951 का, जो सेक्शन 29 है उसके अंदर पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर किया जाता है। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज सेक्शन 29A के अंदर रजिस्टर्ड हैं, उन्हीं को सिर्फ ये एलिजिबल माना गया है।
तो सिर्फ रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं, इसमें दो क्राइटेरिया, पहला तो आप सेक्शन 29A आरपीए 1951 एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हैं, और दूसरा कि जो लास्ट लोकसभा का या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हुआ है उसमें कम से कम 1% वोट्स आपको जरूर मिले होने चाहिए। ठीक है, तो दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें आपको याद रखना है। तीसरा, परचेज एंड इनकैशमेंट, इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स कैन बी परचेज, डिजिटली आप परचेज कर सकते हैं या चेक से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। इनकैशमेंट ओनली थ्रू ऑथराइज्ड बैंक अकाउंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी जो है ना वो बैंक अकाउंट में ही जो है इसको इनकैश कर सकती है। तीसरी बात, इसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की कही गई, पार्टी मस्ट डिस्क्लोज बैंक अकाउंट विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, किस बैंक अकाउंट में आपको इलेक्ट्रोल बॉन्ड का पैसा चाहिए वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वो बैंक अकाउंट आपको शेयर करना पड़ेगा। डोनेशंस आर मेड थ्रू बैंकिंग चैनल्स इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी, सारा का सारा खेल ही हो रहा बैंकिंग चैनल से, कहीं कोई मतलब यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। मतलब सब कुछ एक सिस्टम के हिसाब से हो रहा है ना। बैंक से आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा और आप कोई भी नहीं खरीद सकते, आपका केवाईसी वगैरह देखेंगे इसमें होता है। पॉलिटिकल पार्टीज आर ऑब्लिगेटेड टू एक्सप्लेन द यूटिलाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बताना होता है पॉलिटिकल पार्टीज को कि आपने जो इलेक्ट्रल बॉन्ड से पैसा लिया है उसका कहाँ यूटिलाइजेशन किया, क्या यूटिलाइजेशन किया। अब ये जो है ना इसके कारण क्या होता है कि ट्रांसपेरेंसी आती है, अकाउंटेबिलिटी आती है पॉलिटिकल पार्टीज की। ठीक है, एडवांटेजेस जब देख लेते हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को आखिर इशू किया गया तो इसका एडवांटेज क्या बताया गया था सरकार के द्वारा। सबसे पहली बात की जो एनोनिमस कैश डोनेशंस होते थे पहले पॉलिटिकल पार्टीज को, है ना, पॉलिटिकल फंडिंग का ये एक्चुअली सबसे बड़ा जरिया होता था, ब्लैक मनी सर्कुलेशन का एक बहुत बड़ा जरिया होता था, मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत बड़ा जरिया था कि पॉलिटिकल पार्टीज को आप जो भी आपका गोरख धंधा है, काला धंधा, काला पैसा है, वो पॉलिटिकल पार्टीज को फंड कर दो, पॉलिटिकल पार्टी जब सरकार बनाएगी तो आपको फिर आपका हिसाब बराबर कर देगी, है ना। 2017 का बजट में क्या किया गया था, 2000 रुपीज के ऊपर का जो कैश डोनेशन है ना उसको खत्म किया गया। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स विल बी अवेलेबल ओनली फ्रॉम वन बैंक, सिर्फ एसबीआई ही इलेक्ट्रल बॉन्ड इशू कर सकती है, और जो बायर्स होंगे इलेक्ट्रल बॉन्ड के उनको केवाईसी रिक्वायरमेंट को मीट करना होगा। ऐसा नहीं कि कोई भी मुंह उठाया और इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद को किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया, उसको केवाईसी नॉर्म्स उस पर अप्लाई होंगे, उसको केवाईसी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने होंगे, है ना, जिससे पता चले कि पॉलिटिकल पार्टी जो है ना अनअकाउंटेड मनी जो है इस रूट से नहीं ले ले, ठीक है, ब्लैक मनी ना ले ले। दिस कैन बी यूज ओनली टू डोनेट टू रजिस्टर्ड, सिर्फ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का पैसा जाएगा। इससे क्या होगा, इससे फ़ायदा क्या है, इससे फ़ायदा ये है ना कि होता पहले क्या था कि सिर्फ पैसा उगाने के लिए, है ना, सिर्फ डोनेशन, पॉलिटिकल डोनेशन के लिए कुछ पार्टी जो है बन जाती थी, आज रात में बन गई, सुबह में पैसा लेके चंपत हो गई। तो ऐसी पार्टी जो होती थी उसको बंद करना है उसका कारोबार, ठीक है, इसके लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है काफ़ी कारगर हो सकता है। उसके अलावा देखिए इसमें एक और भी चीज़ है, इसका फीचर क्या है कि 15 दिन के अंदर जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स है उसका सेल्फ लाइफ ही 15 दिन है, 15 दिन के अंदर इनकैश कराना होता है। अब देखिए, और चूंकि ये इंटरेस्ट फ्री बॉन्ड है, 15 दिन के अंदर ही आपको ये कराना है, इनकैश कराना है इसको। तो इससे क्या होता है ना कि आप इसको एज ए करेंसी अल्टरनेटिव जो है काला धन को बचाने के लिए या स्टोर करने के लिए आप नहीं रख सकते। आप क्या करते हैं, आपके पास काला धन हो गया तो क्या करेंगे, सोना खरीद लोगे, है ना। मान लो लाखों रुपया कैश आ गया तो क्या करते हैं लोग, वो सोना खरीद लेंगे, छोटा सा सोना का सिक्का या सोना का हार बनवा लेंगे, हीरे का हार बनवा लेंगे। इलेक्ट्रल बॉन्ड को भी इसी तरीका तो यूज किया जा सकता था ना भाई, 1 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद लिया, पेपर ही तो है, कहीं भी छुपा देगा, है ना, बाद में कभी जरूरत पड़ा तो इनकैश करा लो। तो ये जो है ना 15 दिन का ही सेल्फ लाइफ है, तो आप इसको वेल्थ स्टोर करने के रूप में, ब्लैक मनी स्टोर करने के रूप में आप इसका यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इन्हांस ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग, पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी आएगी, बिल्कुल आएगी, क्योंकि पूरा का पूरा बैंक चैनल से ये काम हो रहा है। तो ये पॉइंट जो है इसी को यहाँ पर दोहराया गया। अकाउंटेबिलिटी इन डिस्क्लोजिंग डोनेशन यूटिलाइजेशन, आपको पता है फीचर्स मैंने आपको बताया था कि पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बताना पड़ेगा कि जो आपका इलेक्ट्रल बॉन्ड से पैसा है उसका आपने कहाँ यूटिलाइजेशन किया, कैसे यूटिलाइजेशन किया, ठीक है। कैश ट्रांजेक्शन इसमें डिस्करेज हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड में कोई कैश का मतलब ही नहीं है, आपको बॉन्ड खरीद के देना है, पैसा नहीं देना है।
प्रिजर्वेशन ऑफ डोनर एनोनिमिटी, डोनर एनोनिमिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डोनर कौन था ये किसी को नहीं पता चलेगा, सिर्फ बैंक को पता चलेगा, पॉलिटिकल पार्टी को पता चलेगा। व्हाट आर द कंसर्न्स विथ इलेक्ट्रल, देखिए इलेक्ट्रल बॉन्ड का कुछ प्रॉब्लम भी है, इसीलिए इसका बार बार जो है ना न्यूज में आते रहता है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का खामियां क्या है, उस पर हम चर्चा करते हैं। पहली बात तो ये सच है कि ये जो अनअकाउंटेड मनी इंडियन पॉलिटिक्स में आ रहा था, ब्लैक मनी जो इंडियन पॉलिटिक्स में आ रहा था, उसको रोकने में कहीं ना कहीं ये सक्षम तो है, लेकिन इस ये हो रहा है कब, जब आपका ट्रांसपेरेंसी वोटर के पास पहले पता होता था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू कि कौन सा पॉलिटिकल पार्टी को किसने डोनेशन दिया है, कितना डोनेशन दिया है। अब वो वोटर को ये पता नहीं होगा कि कौन सा पॉलिटिकल पार्टी को किसने कितना डोनेशन दिया, कब दिया, है ना। तो ये कहीं ना कहीं जो आपका रैंप जो अनअकाउंटेड मनी को कर्व किया जा रहा है, वो इस कॉस्ट पर किया जा रहा है कि वोटर को जो ट्रांसपेरेंसी है वो कम होगा वोटर के लिए, ठीक है। दूसरी बात, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स अलाउ डोनेशंस थ्रू दिस रूट ओनली टू पार्टीज, जब ये एक बहुत बड़ा इशू है इसमें कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो पहली बात तो रजिस्टर्ड है, और दूसरी बात कि उनको 1% कम से कम वोट लाना होगा। जो लास्ट लोकसभा का चुनाव या विधानसभा का चुनाव है उसमें कम से कम 1% वोट लाना होगा। अब इससे क्या होगा ना भाई साहब, इससे ये होगा कि जो नई नई पार्टियां आती हैं, जो नई नई पार्टियां बनती हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये जो फंडिंग जुटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तीसरी बात, अंडर अर्लियर टैक्स लॉज, पहले जो टैक्स लॉज थे उसमें पॉलिटिकल पार्टी वे रिक्वायर्ड टू कंपल्सरली डिस्क्लोज द, इलेक्शन कमीशन को जो है ना पहले पॉलिटिकल पार्टीज को बताना होता था आइडेंटिटी, पैन नंबर और काफ़ी सारे डिटेल्स बताने होते थे। जो भी डोनर्स जिन्होंने भी पॉलिटिकल पार्टीज को 20,000 से रुपया का ज़्यादा का डोनेशन दिया है। फाइनेंस बिल 2017 में ये सब चीज़ों को पहली बात तो कैश डोनेशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, 2,000 से ऊपर आप दे ही नहीं सकते कैश डोनेशन। और दूसरी बात कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है ना, इलेक्टोरल बॉन्ड्स अगर आप कोई खरीद के किसी पॉलिटिकल पार्टी को देता है तो पॉलिटिकल पार्टी को पैन नंबर और ये सब नहीं बताना होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, ठीक है। इट ऑल्सो डिड अवे विथ स्टैट्यूटरी लिमिट ऑन कॉर्पोरेट डोनेशन, कॉर्पोरेट डोनेशन पर पहले स्टैट्यूटरी लिमिट था। ये स्टैट्यूटरी लिमिट क्या था कि अगर मान लीजिए कोई कॉरपोरेट बॉडी अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना चाहता है तो वो तभी दे पाएगा जब उसका आखिरी 3 साल का एवरेज प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 7.5% या उससे ऊपर रहा है ना, ठीक है। उसके अलावा कुछ और चैलेंजेस की बात करते हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स आर डोनेशंस टू पॉलिटिकल पार्टीज दैट हाइड द आइडेंटिटी ऑफ द डोनर्स एंड रेसिपिएंट, रेसिपिएंट कौन है, डोनर कौन है, किसी को नहीं पता, ठीक है। लेकिन ये जो आप वही वोटर को जो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए था, वोटर को कम से कम पता होना चाहिए था भाई, वोटर जो है ना वो पॉलिटिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है, और वोटर को ही नहीं पता है कि देने वाला कौन है, लेने वाला कौन है। तो कहीं ना कहीं राइट टू नो जो है और जो राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है अंडर आर्टिकल 19, वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज होता हुआ दिखता है इलेक्ट्रल बॉन्ड के कारण, ठीक है। तो ये भी एक इशू है इसमें। दूसरी बात, एनोनिमिटी कैन बी कंप्रोमाइज्ड, एनोनिमिटी ऐसा नहीं है कि एनोनिमिटी है बिल्कुल 100% लीक प्रूफ है। गवर्नमेंट को तो भाई पता चल ही जाएगा ना, एसबीआई जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो क्या है, गवर्नमेंट इंटिटी तो ही है, पीएसयू ही तो है। पीएसयू किसके अंदर आता है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो उसको तो पता चल ही जाएगा ना कि उसके विरोधियों को कौन फंडिंग कर रहा है, और उस हिसाब से वो फिर जो है टारगेटेड वो पॉलिटिकल डिसीजंस ले सकता है ना। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है जो कहीं ना कहीं फ्री और फेयर इलेक्शन को डिसरप्ट कर सकता है। उसके अलावा पोटेंशियल फॉर अनऑथराइज्ड डोनेशंस वायलेटिंग रेगुलेशन, ये भी एक इशू है भाई। कुछ और भी इशूज हैं जैसे अनऑथराइज डोनेशन हो सकते हैं काफ़ी सारे रेगुलेशन को वायलेट करते हुए, क्रॉनिक कैपिटलिज्म का रिस्क हो सकता है जो जिसके कारण ब्लैक मनी इन्फ्यूज हो सकता है। उसके अलावा जो कॉरपोरेट इंटिटीज और डोनेशन लिमिट्स जो आपने लगाए हैं उसमें काफ़ी सारे लूपहोल्स है जिसका फ़ायदा उठाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद एक रिपोर्ट है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो है उसका रिपोर्ट है, वो उन्होंने एनालिसिस किया है जो फंडिंग है, डोनेशंस और फंडिंग है, फंडिंग सोर्सेज का उन्होंने एनालिसिस किया है।
और उसमें पता चला है कि जो हाईएस्ट डोनेशंस हुए हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के वो ₹3,438 करोड़, आप रफली इसको 3,400 करोड़ मान के चलिए। ये 2019-20 के अंदर आया था जब जनरल इलेक्शंस लोकसभा का होने वाला था। तो ये 3400 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है उस समय इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू हाई डोनेशंस हुए थे 2019-20 में, जब लोकसभा का चुनाव होने वाला था। 2021-22 में 11 असेंबली इलेक्शंस हुए और वहाँ पर जो इलेक्ट्रल बॉन्ड से डोनेशन आया है वो लगभग 2600 करोड़ का आया है। ये कुछ रिपोर्ट्स है, ठीक है। टोटल डोनेशन जो 16,437 करोड़ का हुआ है, और ये 31 पॉलिटिकल पार्टीज को दिया गया है 16,437 करोड़। इसमें लगभग 56% जो डोनेशंस आए हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रल बॉन्ड से आए हैं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है बदलाव देखने को मिल रहा है। नेशनल पार्टीज की बात करें तो नेशनल पार्टी एक्सपीरियंस्ड सिग्निफिकेंट सर्ज इन इलेक्ट्रल बॉन्ड डोनेशन। इलेक्ट्रल बॉन्ड से जो डोनेशंस आ रहे हैं नेशनल पार्टीज को उसमें काफ़ी ज़्यादा सर्ज देखा गया है, लगभग 743% का इंक्रीमेंट देखा गया है। 2017-18 जब ये स्टार्ट हुआ था और फिजिकल ईयर 2021-22 में ये पिछले 3-4 सालों में लगभग 700% से ज़्यादा का इंक्रीमेंट देखा गया है इलेक्ट्रल बॉन्ड डोनेशन में नेशनल पार्टीज के लिए, ठीक है। उसके अलावा कॉरपोरेट डोनेशंस जो हैं वो बस 48% का इंक्रीमेंट देखा गया। रीजनल पार्टी और इलेक्ट्रल बॉन्ड कंट्रीब्यूशन देखें तो रीजनल पार्टीज को भी काफ़ी ज़्यादा जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड से फंडिंग हुआ है ना। पावर, अब ये सबसे बड़ा जो इशू है ना इलेक्ट्रल बॉन्ड का, वो पावर बायस्ड डोनेशंस ऑफ इलेक्ट्रल बॉन्ड है, कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है वो पावर बायस्ड डोनेशन है। क्यों, आपको पता चलेगा अगले स्लाइड में। आप देखेंगे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज पावर में होती है ना वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू फंडिंग हो रहा है। जैसे आप एग्जांपल देख लीजिए, बीजेपी। बीजेपी क्या है, अभी पार्टी इन पावर है। सबसे ज़्यादा डोनेशन जो है नेशनल पार्टीज के अंदर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा डोनेशन इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू बीजेपी को ही गया है, ठीक है। इनका डोनेशन जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड से लगभग 5200 करोड़ का है, लगभग 5000 करोड़ आप इसको रफली मान के चलिए। इनका 52% डोनेशन सिर्फ इलेक्ट्रल बॉन्ड से आया है। कांग्रेस का वहीं सिर्फ 952 करोड़ है, मतलब इसके लगभग 5 गुना कम, ठीक है। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस को लगभग 1000 करोड़ के आसपास का पॉलिटिकल डोनेशन आया है। अभी ऐसी पार्टीज है ना जो इसमें आप देख लीजिए ना, बीजेपी, बीजेपी का 5200 करोड़ है। कांग्रेस अभी सरकार में नहीं है तो 1000 करोड़, और तृणमूल कांग्रेस 767 करोड़। जब कांग्रेस सरकार में आ जाएगी तो फिर इसका लगभग 5000 के आसपास चला जाएगा इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू डोनेशन। तो ये पावर बायस्ड डोनेशन है, ठीक है। ये इसका क्रिटिसिज्म है, इसको आपको जरूर से जरूर याद रखना है। आगे का रास्ता क्या हो सकता है भाई, तो आगे का रास्ता ये हो सकता है कि आप इसमें ट्रांसपेरेंसी को इन्हांस कीजिए, है ना। दूसरी बात कि पॉलिटिकल पार्टीज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के समक्ष जो है डिस्क्लोज करती है कि कहाँ मैंने खर्चा किया, ये किया, वो किया, तो इसमें और ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लाया जा सकता है, ठीक है ना। ताकि जो बॉन्ड्स या जो एक्सपेंडिचर हो रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के उसको और ज़्यादा अच्छा से रेगुलेट किया जाए, ठीक है। इसमें पहली बात तो आपको लूप होल्स रेक्टिफाई करने पड़ेंगे। जो इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम है इसमें काफ़ी ज़्यादा लूप होल्स हैं, उसको रेक्टिफाई करना, उसको सही करना, आइडेंटिफाई करके ये बहुत ज़रूरी होगा ताकि इसका मिसयूज ना हो, है ना। डोनेशन लिमिट्स का वायलेशन ना हो, ये सब चीज़ आपको देखना पड़ेगा। आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना पड़ेगा थ्रू जुडिशियल स्क्रूटनी, पीरियोडिक रिव्यू, और सबसे बड़ी बात कि पब्लिक इंगेजमेंट आपको इसमें करना पड़ेगा ताकि जो इमर्जिंग कंसर्न्स आ रहे हैं, नए नए जो इसमें चैलेंजेज आ रहे हैं, और जो चेंज होता हुआ समय है, अभी डिजिटल करेंसी का ज़माना है, तो उसको कैसे इंक्लूड किया जाए, उसको कैसे इनकलकेट किया जाए, और कैसे सारे प्रॉब्लम्स को, लूपहोल्स को आइडेंटिफाई करके उसका रेक्टिफिकेशन किया जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम को सक्सेसफुल बनाने के लिए। आपको याद होगा अरुण जेटली साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर थे 2017-18 में, तब इलेक्ट्रल बॉन्ड को लाया गया था। अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड पर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स हैं, तो इन कंसर्न्स को कैसे दूर किया जाए ये हमने देख लिया। तो चलिए जल्दी से रिकैप मार लेते हैं, आखिर हमने क्या क्या किस किस इशू पर बात की। हमने बात की इलेक्ट्रल बॉन्ड इशू क्या है, 2017 में इंट्रोड्यूस किया, 2018 में इम्प्लीमेंट किया गया। इसमें रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशंस दिए जाते हैं, डोनर एनोनिमिटी का ख्याल रखा जाता है। एसबीआई ये सब डिनोमिनेशंस में ला सकती है ना। 15 दिन का इसमें टाइम होता है।
पॉलिटिकल पार्टीज को 2 क्राइटेरिया फुलफिल करने होते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की बात कही गई। पॉलिटिकल पार्टीज को बताना होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि इलेक्ट्रल बॉन्ड से जो पैसा आया भैया वो क्या किया, उसको कहाँ नचाया, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। दूसरी बात, कोई एडवांटेजेस क्या है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के, तो लीक प्रूफ अल्टरनेटिव है। जो एनोनिमस कैश डोनेशंस होते थे पहले पॉलिटिकल पार्टीज का, पॉलिटिकल फंडिंग होती थी इंडिया में, उसको बंद किया गया। उसको बंद करने का एक बहुत बड़ा जरिया बना ये इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम, ठीक है। केवाईसी रिक्वायरमेंट्स इसमें आपको फुलफिल करने होते हैं बायर्स को। तो इससे क्या होता है कि कोई भी मुंह उठा के इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं खरीद सकता है ना। और उससे क्या होगा कि ब्लैक मनी का जो जो वो हो जाता था, इन्फ्यूजन हो जाता था पॉलिटिकल फंडिंग में, और वो वाइट मनी बन जाता, तो वो सब बंद होगा, ठीक है। उसके अलावा जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सिर्फ उन्हीं को दिया जा सकता है चूंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम। तो जो सुबह में पार्टीज बनती थी पैसा उगाही करने के लिए और रात में खत्म हो जाती थी, या रात में बनती थी सुबह को गायब, तो ऐसी कहानी अब नहीं आपको देखने को मिलेगी। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग में, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। डिस्करेजमेंट ऑफ कैश ट्रांजेक्शन्स, आपको पता है कैश ट्रांजेक्शन का इसमें डिस्करेजमेंट हो रहा है। 2000 से ज़्यादा आप कैश ट्रांसफर नहीं, कैश डोनेशन नहीं दे सकते किसी पॉलिटिकल पार्टी को। डोनर एनोनिमिटी का भी प्रिजर्वेशन हो रहा है। कंसर्न्स क्या है, कंसर्न्स ये है कि भैया ठीक है आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी जो वोटर को होना चाहिए था जिस लेवल का, वो कम हुआ है। उसके अलावा जो आपने रख दिया ये 1% वाला सिस्टम, है ना, उससे क्या होगा कि नया नया जो पार्टी आएगा उसको वही करने में, पैसा फंडिंग में, पॉलिटिकल फंडिंग में बड़ा दिक्कत होने वाला है, ठीक है। उसके अलावा इसमें जो कॉरपोरेट सेक्टर को के लिए जो एक लिमिट सेट किया गया था उसको हटा दिया गया, उससे भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने वाला है। और भी चैलेंजेस है, जैसे राइट टू नो हमारा जो आर्टिकल 19 के अंदर है उसका वायलेशन हो रहा है ना, क्योंकि वोटर को तो पता ही नहीं किसको वोट दे, किसको फंडिंग हो रहा है, कौन फंडिंग कर रहा है ना, ये सब चीज़ें हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट चाहेगी तो फिर ये जो एनोनिमिटी है उसको कंप्रोमाइज हो जाएगा, फिर भैया क्रॉनिक कैपिटलिज्म को बढ़ावा मिल सकता है। एडीआर का रिपोर्ट का आप चर्चा करेंगे कि पावर बायस डोनेशन इलेक्ट्रल बॉन्ड, जो पार्टीज पावर में होती हैं उनके उनके तरफ ये ज़्यादा ही कुछ मेहरबान हो जाता है इलेक्ट्रल बॉन्ड, ठीक है। और उसके अलावा ये सब कुछ आंकड़े हैं कि 2019-20 में इतना करोड़ रुपया का जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम के तहत पैसा डोनेट किया गया पॉलिटिकल पार्टीज को। उसके अलावा और भी बहुत सारी नेशनल पार्टीज को इसमें 700% से ज़्यादा इजाफा देखा गया 2017-18 से 2021-22 के बीच में। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, और भैया मेरे आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा ताकि आप इसको जब आपका टेस्ट हो, आपका जब GS2 या GS1 का पेपर हो तो आप इसको सही से लिख पाएंगे, ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या है कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने की बात कही गई है, स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस लाने की बात कही पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, ताकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और लोगों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा जो है ट्रांसपेरेंसी बढ़े, है ना। इसका जो लूप होल्स है उसको आइडेंटिफाई करके रेक्टिफाई करना बहुत बड़ा चैलेंज है इसमें। उसके अलावा जो इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम है इसका कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, जुडिशियल स्क्रूटनी, पीरियोडिक रिव्यू होना बहुत ज़रूरी है ताकि इसको और ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जा सके। तो ये था पूरा इलेक्ट्रल बॉन्ड हमारा इशू, और इस वीडियो के अंदर इतना ही। आप अगर वीडियो को अपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दो मेरे भाई, शेयर कर दो मेरे भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स के साथ। चलिए तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।